तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने-अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों के लिए ले आती हूँ प्यारी-प्यारी प्रेरणादायक कहानियाँ, और आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लक्ष्य का निर्धारण। पर कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम सभी हम सभी में से 50% लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन इस लक्ष्य के निर्धारण करने के बाद उसमें सफल सिर्फ 5% या 5% लोग ही होते हैं। ऐसा क्यों? जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूँ कि हम लोग अपना लक्ष्य तो निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन अगर उस लक्ष्य के रास्ते में हमारे कुछ ना कुछ अगर परेशानियाँ, समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो हम हार मान लेते हैं और उस चीज़ को जो हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपने कदम को रोक लेते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि जैसे एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। वह चाहता है कि वह परीक्षा में उसका लक्ष्य है कि वह अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, वो बहुत अच्छे नंबरों में टॉप करना चाहता है। लेकिन वह चाहता है कि और वो उसका रूटीन भी बनाता है कि नहीं, मैं हर रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। कम से कम एक विषय को 2 घंटे दूँगा तो मैं आराम से टॉप कर सकूँगा। लेकिन होता क्या है कि जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वो बहुत जल्दी ऊब जाता है और उसको वैसे ही छोड़ देता है। इसका नतीजा क्या होता है? वो पढ़ाई में जो चाहता तो था, उसने लक्ष्य तो निर्धारण किया, लेकिन वो इधर-उधर भटक गया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और असंतोषजनक नंबरों से पास हो गया, या ठीक है ऐसा हो गया। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इस कहानी के ज़रिए अगर आपकी ज़िंदगी में प्रेरणा आती है तो आप लोग भी उन 5% लोगों में शामिल हो जाएँगे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत ही अच्छा राजा जो अपनी प्रजा का पूरा-पूरा ध्यान रखता था, पूरा-पूरा ख़्याल रखता था। बस राजा के पास सब कुछ होने के बाद एक ही चीज़ नहीं थी, उसके पास संतान नहीं थी और वो इस चीज़ से बहुत ही परेशान होता था। कि सब कुछ होने के बावजूद भी राजा के पास संतान नहीं थी। उसने बहुत उपाय की, बहुत कोशिशें की, बहुत सब वैद्यों से उपचार करवाया, पर उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसने ये मान लिया कि हो सकता है ईश्वर ने उसके नसीब में संतान लिखी ही ना हो। अब जब तक राजा जवान था तब तक तो वो वक़्त बीतता गया। राजा ने अपने राज्य को अच्छे से सँभाला, उसकी पूरी तरीके से अपने राज्य की पूरी तरीके से सेवा की। लेकिन जैसे-जैसे राजा बूढ़ा होने लगा तो उसे अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। अब उसकी चिंता का ये कारण था कि अब तो वह बूढ़ा हो रहा है, अब उसका राजपाट, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्योंकि उसके बाद तो कोई है ही नहीं, फिर उसकी प्रजा का, उसके राज्य का कौन ध्यान रखेगा? यही सब सोचते-सोचते रात-दिन उसके इसी सोचने में निकल जाते थे। बहुत सोचने के बाद उसको एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया, अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया और कहा कि राज्य में एक ऐलान करवाइए कि जो भी व्यक्ति इस तारीख को इतने बजे मुझसे मिलेगा, तो मैं उसे मनचाहा इनाम भी दूँगा और साथ ही साथ अपने राज्य का आधा हिस्सा भी उसे दे दूँगा, उसके नाम पे कर लूँगा। ये बात सुनकर प्रधानमंत्री को अचरज हुआ, वो बहुत हैरान हुए कि अगर आपने ऐसा किया तो बहुत सारे लोग आएँगे, आपसे मिलेंगे और आधा-आधा राज्य अपने नाम पे करवा लेंगे, तो ऐसे तो हमारा राज्य टुकड़ों-टुकड़ों में बँट जाएगा। राजा ने कहा कि आप सिर्फ़ मेरे हुक्म का ऐलान करवा दीजिए और आप देखते जाइए कि क्या होता है। राजा के कहे अनुसार प्रधानमंत्री ने तो राजा को बहुत समझाया कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि उन्हें वह अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसा करने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि इस तारीख को अगर जो भी व्यक्ति इतने बजे शाम के राजा से मिलेगा, तो राजा उसे उपहार के तौर पे अनचाहा उपहार भी देंगे और अपना आधा राज्य भी उनके हवाले कर देंगे। अब इसका आयोजन जो था वो ज़ोरों-शोरों से शुरू करवाया गया। राजा ने अपने बगीचे में बहुत ही बड़े एक मेले का आयोजन करवाया, जिसमें बहुत सारे तरह-तरह के खाने, तरह-तरह के नृत्य, तरह-तरह के खेल, तमाशे, सभी का आयोजन किया गया। वस्त्र खरीदारी, सब चीज़ों का आयोजन किया गया। अब जिस दिन राजा ने वो तारीख चुनी थी, अ, तय तारीख के दिन वह दिन आ गया और राजा ने मेले का आयोजन करके सभी को मतलब निमंत्रण भेज दिया। सभी लोग आए। मेला जैसे ही लगा सभी लोग आए। वहाँ पर आए और
मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा कि अरे! इतना भव्य मेले का आयोजन हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा कि चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद राजा से मिलेंगे। कुछ लोगों ने खेल-तमाशों में अपना समय व्यतीत कर दिया, कुछ लोगों ने नृत्य वगैरह में अपना समय व्यतीत कर दिया और राजा से मिलने की किसी को सुध ही नहीं रही और समय धीरे-धीरे बीतता चला गया। सबने सोचा कि अभी पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम राजा के पास जाएँगे। ये पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम राजा के पास जाएँगे, उनसे मिलना ही तो है। एक व्यक्ति तभी वहाँ एक व्यक्ति आया जो कि जिसने कि ना ही खेल-तमाशों में अपना ध्यान लगाया, नृत्य में ध्यान लगाया, ना ही उसने खाने-पीने की चीज़ों में अपना ध्यान भटकाया और सीधा वह लक्ष्य की ओर चलता पड़ा, कि उसको तो राजा से मिलना ही है। अब वह सीधा राजा के पास मिलने गया, तो समय व्यतीत हो रहा था और वह समय ख़त्म होने की कगार पर था। तो जैसे ही वो राजा के महल में पहुँचता है, तो देखता क्या है वहाँ पे कि वहाँ पे 2 सिपाही खड़े तलवार लेके, वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहे। अब ये बाधा जब उसके सामने आई तो उसने अपने पूरे बल का प्रयोग किया और राजा के सिपाहियों को धक्का देकर वह तुरंत राजा के कक्ष में जा पहुंचा। राजा के कक्ष में जा पहुंचा तो वहाँ पे प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे और राजा भी उपस्थित थे और वह आके राजा को प्रणाम करने लगा और बोला कि महाराज मुझे आने में देर हो गई। मैं बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत ही कठिनाइयों के बाद, बहुत सारे चीज़ों का सामना करके यहाँ पे आया हूँ क्योंकि वो बहुत ही मुश्किलों से वहाँ पहुँचा था। अब उसकी वहाँ पहुँचने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य नहीं बल्कि अपना पूरा राज्य दे दूँगा। तुम ही हो, कम से कम कोई तो एक इंसान ऐसा आया कि जिसने इन सारी बाधाओं को पार किया और मेरे पास मेरे सामने आ गया तय समय पर। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि मतलब अगर वो अपना मन भटका लेता तो शायद उसको ये सब प्राप्त नहीं होता। और राजा ने उसको फिर अपना नया राजा घोषित कर दिया, नया उत्तराधिकारी बना दिया और उसको बोला कि अब आप ही अब इसके नए राजा होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि हमारे रास्ते पर बहुत सारे प्रलोभन भी हमारे सामने आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हमें उन सब में नहीं फंसना है। हमें बस निष्ठापूर्वक अपना काम करते चला जाना है, अपने लक्ष्य की ओर और करीब पहुँचने के लिए हमें सारी कोशिशें करती जानी चाहिए। अगर हमारे सामने मुश्किलें, परेशानी आ रही है तो उन मुश्किलों, परेशानियों को दूर करना चाहिए। जैसे कि उस व्यक्ति ने किया और राजा तक पहुँच गया। बाकी लोग कुछ लोग खेल-तमाशे में रुक गए, कुछ लोग मनोरंजन में रुक गए, कुछ लोग खाने-पीने की चीज़ों में रुक गए। तो इससे क्या हुआ? राजा तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मन में ठान के रखा था कि नहीं, उसका लक्ष्य राजा से मिलना है, भले ही उसके रास्ते में कितनी ही सारी चीज़ें आएँ, कितने ही सारे प्रलोभन आएँ, कितनी सारी मुश्किलें आएँ, वो उन सब मुश्किलों को पार कर कर राजा के पास पहुँच गया और उस इस चीज़ को देखकर राजा को लगा कि नहीं, ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो उन 5% लोगों में आता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर गुज़रते हैं। हर मुश्किल, हर चुनौती, हर प्रलोभन को छोड़कर, उनका सामना कर कर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यही मेरी आज की कहानी थी, जिससे आपको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें लक्ष्य तो हम निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन उस पर परेशानी आती है तो हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको हमें आगे बढ़कर उन उसका सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। छोटे-छोटे कदम अगर हम बढ़ाएँगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी और हम सफलता की शिखर पे पहुँच जाएँगे। तो जैसे कि दोस्तों एक कहावत है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ यहाँ पे कि एक कहावत है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक जैसा है, मगर हौसले सबके अलग-अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यही सीख हमें ये कहानी भी देती है कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। चुनौतियाँ या संघर्ष हमारे जीवन में अगर आती है तो हमें कुछ नया सीख दे के, नई कुछ शिक्षा दे के ही जाती है और हम उससे उबर भी जाते हैं और उस चुनौतियों से, संघर्ष से हम और मजबूत बनते हैं। ऐसा नहीं कि उनको वो हमारे पास चुनौतियाँ, संघर्ष आया और हम उसे छोड़ दें। तो दोस्तों आज की कहानी आपको मेरी कैसी लगी है? आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और हाँ, रोज़ रात में अपना लक्ष्य निर्धारण कॉपी में या डायरी में आप अपना लक्ष्य निर्धारण करके उसको लिख लीजिएगा और छोटे-छोटे हिस्सों में उसे बाँट के कि आज मैं इतना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूँगा, आज मैं इतना अपने लक्ष्य एक बार में करेंगे कि नहीं मैं इतनी जल्दी अपने लक्ष्य में पहुँच जाऊँगा, इतना जल्दी मैं सब कुछ कर जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें छोटे-छोटे हिस्सों में उसे बाँट के
उस जो हमें जो ड्यूरेशन है, वो जो समय है उसमें उसे पूरा करना चाहिए। कोशिश करते जी-जान से, मेहनत से, लगातार से हमें कोशिश करते रहना चाहिए। फिर देखिए हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। और अगर आप अपने मन से कोई कहानी सुनना चाहते हैं मेरी ज़ुबानी, तो प्लीज़ मुझे उसका टॉपिक लिख के भेज दीजिएगा। मैं पूरी तहे दिल से कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने वो कहानी ज़रूर पेश करूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी आज की अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी-प्यारी प्रेरणादायक कहानियाँ लाती रहूँगी। और अगर आपको प्रेरणादायक कहानियों से हटकर किसी और टॉपिक पर कहानियाँ सुननी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस टॉपिक पर कहानी सुननी है, आपको इस टॉपिक पर कहानी सुननी है। तो मैं ज़रूर आपके सामने कहानियाँ पेश करती रहूँगी और लाती रहूँगी। तो दोस्तों मेरे चैनल में अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।